उठाएगी तो ठीक है करके। 5 फरवरी 1922 गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी को आंदोलन को वापस लिया जाना, मार्च में गांधी जी की गिरफ्तारी तथा जज ब्रूम्सफील्ड के द्वारा उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दिया जाना। कल हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा किए थे कि गांधी जी जेल में, असहयोग आंदोलन की वापसी हो चुकी है, मीन्स की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। गांधी जी के इस निर्णय से पूरा देश स्तब्ध था और उस स्तब्धता के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन एक बार पुनः शून्यता की स्थिति में या फर्श पर पहुंच चुका था। अब ऐसी स्थिति में देश के राष्ट्रीय आंदोलन का भविष्य क्या हो, उसी पर आज हम लोग चर्चा किया जाएगा। बड़ी संख्या में आप लोग का अभिवादन है। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग कहां पर बढ़ते हैं, आज की क्लास श्रृंखला पर बढ़ते हैं। तो आइए जो है आज का मुद्दा हम लोग का क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से 1929 ईस्वी तक, प्रोग्रेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट सिंस 1923 टू 1929। सबसे पहला मुद्दा हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहला मुद्दा स्वराज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखा जाएगा। स्वराज पार्टी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले मुद्दा क्या होगा, सबसे पहला मुद्दा स्वराज पार्टी का गठन क्यों। अगला स्वराज पार्टी के गठन पर कांग्रेस के, स्वराज पार्टी के गठन पर कांग्रेस के परिवर्तन और गैर परिवर्तनवादियों का दृष्टिकोण। What was the attitude of the pro-changers and the no-changers on the ground of the formation of स्वराज पार्टी। अगला स्वराज दल का उद्देश्य और कार्यक्रम क्या थे। स्वराज दल या स्वराज पार्टी का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके प्रोग्राम्स क्या हैं। अगला जो है इनकी उपलब्धियां। अगला मुद्दा जो है इनकी कमियां, और कमियों से ही क्या है, कमियों से ही पतन है। तो पहला जो मुद्दा हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से 1929, वहां पर क्या है, वहां पे स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, स्वराज पार्टी के गठन पर कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। दो धड़े हैं, परिवर्तनवादी हैं और गैर परिवर्तनवादी हैं। स्वराज दल का गठन होता है तो उसका उद्देश्य और कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने का कार्यक्रम क्या है। फिर इनकी उपलब्धियों को देखा जाएगा, क्या कमियां थी उसे देखा जाएगा, और अंततः इनका पतन कैसे होगा उसे देखा जाएगा। उसके बाद अगले सब टॉपिक पर बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ। स्वराज पार्टी का गठन क्यों, बड़ा ही एज ऑब्वियस सा मुद्दा है भाई। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ। स्वराज पार्टी के गठन के पीछे वर्ष 1922 की देश की राजनैतिक परिस्थितियां, व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द 1922 इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। देश की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी भाई, जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। अगली परिस्थितियां क्या है, गांधी जी को 6 वर्ष की कारावास, और इन दोनों से क्या है, इन दोनों से राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति।
राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति और क्या है, इस राष्ट्रीय आंदोलन में जो शून्यता की स्थिति है, इससे आम जनमानस में हताशा और निराशा, इससे आम जनमानस में निराशा और हताशा। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव, there were the certain stagnancy in course of Indian national movement and all these factors were responsible for the formation of स्वराज पार्टी। जो देश में गांधी जी की गिरफ्तारी से, जो देश में असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने से आम जनमानस में हताशा और निराशा है, राष्ट्रीय आंदोलन की गति रुक सी गई है, इन सबको कैसे फिर से आगे बढ़ाया जाए? तो इन सबको आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से कांग्रेस का एक धड़ा उभर करके आता है और वो कहता है कि हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की गति को आगे बढ़ाना है। तो गठन क्यों हुआ, उसके पीछे के ये कारण है। अब मुद्दे पर हम लोग कहां पर आते हैं, और मुद्दे की बात है कि स्वराज पार्टी के गठन पर कांग्रेस का दृष्टिकोण। तो आइए आते हैं मुद्दे पर, स्वराज पार्टी के गठन पर कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। तो इस मुद्दे पर स्वराज पार्टी का गठन हो या आगे की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा क्या हो, इस पर कांग्रेस वैचारिक स्तर पर क्या होता है, वैचारिक स्तर पर कांग्रेस में क्या है भाई, कांग्रेस में मतभेद की स्थिति है। देयर आर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद इन कांग्रेस। किस प्रकार के मतभेद की स्थिति है? दो वर्ग उभर करके आते हैं, एक जो है परिवर्तनवादी है और दूसरे जो हैं गैर परिवर्तनवादी हैं। गैर परिवर्तनवादी हैं। क्या मामला चल रहा है भाई? गांधी जी जेल में है, राष्ट्रीय आंदोलन रुक सा गया है, आगे का राष्ट्रीय आंदोलन कैसा हो, इस मुद्दे पर कांग्रेस दो भागों में बंट गई है। कांग्रेस के नेताओं का एक धड़ा जो है वो परिवर्तनवादी उसे कहा गया, दूसरा जो धड़ा है उसे गैर परिवर्तनवादी कहा गया। परिवर्तनवादी कौन है? तो परिवर्तनवादी कौन है? तो CR दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं। गैर परिवर्तनवादी कौन है? तो गैर परिवर्तनवादी C राजगोपालचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और वल्लभ भाई पटेल हैं। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। अभी किसी का कमेंट आया था सर कि कुछ फैक्चुअल डेटा भी बता दीजिए। आईएएस में बेटा, आईएएस का बैच अगर सस्ता है तो उस चक्कर में मत पड़िए कि अगर यह है ना पीसीएस भी मुझे देना है। पीसीएस में फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है, आईएएस में फैक्चुअल डेटा नाम मात्र का शायद मिल जाए। 80% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको फैक्चुअल बेस्ड मिलेंगे। फैक्ट का कोई रोल नहीं है। इन सारे फैक्ट को आप कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। या कल जो मैंने कहा कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, इसमें कंफ्यूज करता है किसमें प्रस्ताव पारित हुआ और किसमें जो है उसकी पुष्टि की गई। यहाँ पे वो आईएएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक नाम बदल देंगे, परिवर्तनवादी में एक नाम या तो उधर का बदल दिया या तो इधर का बदल दिया, सारा खेल खत्म है। ठीक है, आप लोग अपना जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला मत शुरू कर हो जाइए। ठीक है।
यहाँ पे सबकी अपनी कहानी चल रही है, सरिता है, अमीषा है, परिणीति है शायद, या अनुपार्णित है। लेट हो गए तो कोई मुद्दा नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। फैक्ट नहीं आता है बेटा, जितना कहा जाए उतना समझ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। एमएल नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू है, एमएल नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू है। सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास है, सुभाष चंद्र बोस है, विठल भाई पटेल है। गैर परिवर्तनवादी में सी राजगोपालचारी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू जी और गांधी जी। अब थोड़ा समझिएगा कि परिवर्तनवादियों का दृष्टिकोण क्या है, गैर परिवर्तनवादियों का दृष्टिकोण क्या है। ये सब के सब कौन है? ये सब के सब कांग्रेस के नेता हैं। परिवर्तनवादी क्या चाहते हैं? परिवर्तनवादी चाहते हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन मिला हुआ है, उससे केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में ये भागीदारी करना चाहते थे। फिर से सुनिएगा, परिवर्तनवादियों की विचारधारा क्या है? इनका कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन रुक सा गया है, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी भले जेल में है लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की गति और दिशा को हम रुकने नहीं देंगे। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इनका कहना है कि भले गांधी जी जेल में है, अंग्रेजों से जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। कैसे जारी रहेगा? तो आने वाले केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा चुनावों में भागीदारी करके। इस परिवर्तनवादी क्या है? परिवर्तनवादी चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं? ये कहते हैं कि हम चुन करके विधानसभाओं में आएंगे और विधानसभा में घुस करके अंग्रेजी शासन को क्या करेंगे? अंग्रेजी शासन की पोल खोल देंगे। तो ये किसका दृष्टिकोण है? ये परिवर्तनवादियों का दृष्टिकोण है। गैर परिवर्तनवादी क्या कहते हैं? गैर परिवर्तनवादी कहते हैं कि बेवकूफ मत बनाइए। गैर परिवर्तनवादियों का कहना है कि परिवर्तनवादी जो भी आप लोग नेता हैं, ये बेवकूफ मत बनाइए। ये राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने का दृष्टिकोण नहीं है और न ही ये ब्रिटिश शासन के विरोध करने का असली मंशा है। ये तो वही कहावत है भाई, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये वही कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गैर परिवर्तनवादियों का कहना है कि आप असल में सत्ता सुख चाहते हैं, इधर उधर की बातें करके कि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है, केंद्रीय विधानसभा प्रांतीय विधानसभाओं में चुन करके आके ब्रिटिश शासन का विरोध करना है। ये सब बस क्या है? ये सब कहीं पर निगाहें वाली बातें हैं। निशाना कहां पे है? तो निशाना आपका सत्ता सुख पर है। एक्चुअली यू ऑल द प्रो चेंजर्स आर विलिंग टू एंजॉय द पॉलिटिकल लग्जरी, दैट्स व्हाई यू ऑल आर डिस्गाइजिंग द नेशन। गैर परिवर्तनवादी नेताओं का क्या कहना है? इनका कहना है असल में अगर आपकी मंशा राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का है, असल में अगर आप ब्रिटिश शासन का विरोध करके भारतीय जनमानस को जागरूक करना चाहते हैं, तो इस सत्ता सुख पर मत आइए। गांधी जी भले हमारे बीच में नहीं है, वो जेल में है। आइए, अगर असल मायनों में आप राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे मसीहा गांधी जी गांव गांव घूम करके क्या करते थे? गांव गांव घूम करके आम जनता से जुड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागरूकता लाते थे। तो गैर परिवर्तनवादी कहते हैं कि ये सत्ता सुख क्यों भाई? अगर सही मायनों में राष्ट्रीय आंदोलन मतलब क्या है? हर तबके की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सत्ता सुख को त्यागिए। आइए, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को 2 कदम आप आगे बढ़िए, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब भाई, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम कौन से हैं? कल ही आप लोगों से बताया था। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम, चलिए गांव गांव के भ्रमण पे चला जाए और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाए। गांव गांव के भ्रमण पे चला जाए और जो छुआछूत का सामाजिक बुराई है उसका विरोध किया जाए। मानवता का मानवता से हो भाईचारा, इस संदेश को आगे बढ़ाया जाए। चलिए गांव गांव चलते हैं और वहां पे चलकर ये समझाते हैं कि अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, अब ये नहीं रहेगा। महिला सशक्तिकरण की बातों को समझाया जाए। गैर परिवर्तनवादियों का कहना है कि अगर सही मायने में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं तो विधानसभा में सत्ता सुख मत लीजिए। चलिए गांव गांव चल करके चरखा बांटा जाए और चरखा बांटने के साथ ही ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की जो आम जनमानस में जन जागरूकता है उसे आगे बढ़ाया जाए।
और साथ ही साथ स्वदेशी के प्रचार प्रसार की भावना लोगों में डाली जाए। और इसी गांधी जी भले जेल में थे, लेकिन गांधी जी भी इसी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से कांग्रेस दो विचारधाराओं में बट गई, एक परिवर्तनवादी, दूसरा गैर परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी कह रहे हैं कि हम चुनाव में, आगामी चुनाव में भागीदारी करेंगे, विधानसभाओं में घुस करके क्या करेंगे, ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करेंगे, उनके वास्तविक चरित्र को उजागर करेंगे, उनके वास्तविक चरित्र को उजागर करके आम जनमानस में जागरूकता लाएंगे। गैर परिवर्तनवादी कहते हैं कि ये आप डिस्गाइज कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने का दृष्टिकोण नहीं, ये सत्ता सुख का दृष्टिकोण है। सही मायनों में अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। चलिए भाई, परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 बार बताया, परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी 3 बार बताया। ये बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगले अब उस पे आते हैं मुद्दे पे भाई, स्वराज दल का उद्देश्य और कार्यक्रम। ये क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर है, ठीक है। स्वराज दल का उद्देश्य और कार्यक्रम। स्वराज दल का उद्देश्य और कार्यक्रम, यहां पर जब पार्टी के अंदर ही मतभेद हो गया, परिवर्तनवादी का अपना अलग विचार है, गैर परिवर्तनवादी का अपना अलग विचार है, इनके विरोध को देखते हुए परिवर्तनवादियों ने क्या किया, परिवर्तनवादियों ने कांग्रेस छोड़ दिया। परिवर्तनवादियों ने, यह मतभेद कहां पे उभरा था? यह मतभेद 1922 ईस्वी के आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन में उभरा था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन के सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी रहते हैं। क्या होता है भाई, गैर परिवर्तनवादियों के विरोध को देखते हुए, गैर परिवर्तनवादियों के विरोध को देखते हुए 1 जनवरी का दिन है, 1 जनवरी 1923 को किसका गठन किया गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। परिवर्तनवादियों को लगा कि हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, आपको जो है सत्ता सुख दिख रहा है, तो हम कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं, कांग्रेस छोड़ करके अलग हो गए। कब अलग हो गए भाई? कांग्रेस का आज भी वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता है। तो नए वर्ष की जो नई उषा थी, नई किरण थी, उस नए किरण में नए उत्साह और नए उद्देश्यों के साथ 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इन्होंने नाम क्या लिखा, पार्टी का नाम क्या दिया? कांग्रेस खिलाफत। कांग्रेस को तो छोड़े ही छोड़े, कहें कांग्रेस की खिलाफत करेंगे, और पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी। आइए भाई, तो अब आते हैं हम लोग स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? तो पार्टी के नाम में ही आपको दिख रहा है, पार्टी के नाम में ही इनका उद्देश्य दिख रहा है। वो उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है, स्वराज की प्राप्ति है, स्वराज की प्राप्ति। स्वराज मतलब ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाकर भारत भारतीयों का है, भारतीयों के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नवीन पार्टी का गठन। नाम में ही है भाई स्वराज पार्टी, उद्देश्य भी क्या है? स्वराज लाना है। जैसे आज आम आदमी पार्टी, उद्देश्य क्या है? आम जनता के मुद्दों को उठाना है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। वही स्वराज पार्टी उद्देश्य क्या है? स्वराज की स्थापना करना। अब आते हैं भाई, स्वराज पार्टी का कार्यक्रम क्या है? स्वराज पार्टी का कार्यक्रम क्या है? व्हाट वेर द प्रोग्राम्स ऑफ द स्वराज पार्टी? एक प्रश्न लिख लीजिए इसी के साथ। प्रश्न है भाई, मेंस का प्रश्न लिखिए। स्वराज पार्टी के गठन, स्वराज पार्टी के गठन और उसके कार्यक्रमों पर चर्चा
कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए स्वराज पार्टी के उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। Discuss the formation of the Swaraj Party and their programs and analyze the achievement of Swaraj Party। चलिए भाई, स्वराज पार्टी का कार्यक्रम। उत्तर मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि उत्तर जो है वो कॉलेज एग्जाम वाला उत्तर नहीं दिखना चाहिए। उत्तर लेखन कला का सबसे रचनात्मक पहलू आपका क्या है? तो सबसे रचनात्मक पहलू आपका प्रस्तुतिकरण शैली, और उस प्रस्तुतिकरण शैली में उत्तर संरचना। स्वराज पार्टी का कार्यक्रम, इनके कार्यक्रम विधानसभा के अंदर के कार्यक्रम, प्रोग्राम्स विद इन द असेंबली। चुनाव लड़ने जा रहे थे तो चुनाव लड़कर के कहां पर आएंगे? केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आएंगे। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जब इनकी मौजूदगी होगी तो उस समय ये किस प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे? तथा विधानसभा के बाहर के कार्यक्रम, प्रोग्राम्स आउटसाइड ऑफ असेंबली। विधानसभा के अंदर के कार्यक्रम क्या है भाई? विधानसभा के अंदर के कार्यक्रम ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उजागर करना, टू एक्सपोज द रियल कैरेक्टर ऑफ द टायरेनिकल ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उजागर करना। अगला, अंग्रेजों के शोषणात्मक नीतियों का विरोध करना, टू अपोज द एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनके शोषणात्मक नीतियों का विरोध करना। अगला कार्यक्रम क्या है? तो ब्रिटिश टायरेनिकल को क्या कर, ब्रिटिश तानाशाही, नौकरशाही को मजबूत करने वाले सभी विधेयकों का विरोध करना, टू अपोज ऑल द बिल्स विच वेयर इंपावरिंग टू द टायरेनिकल ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। रॉलेट एक्ट में आपने देखा था भाई ना, प्रशासन को यह अधिकार मिल गया था कि केवल शंका के आधार पर जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे वहां से गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तार कर सकते हैं तो प्रावधान क्या था? प्रावधान था ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। एक बार दुर्घटना घट चुकी थी भाई, और उसी दुर्घटना का खामियाजा जलियांवाला बाग हत्याकांड था। स्वराज पार्टी कहती है कि हम अगर चुन करके आएंगे तो हमारा कार्यक्रम ही क्या है? ऐसी शक्तियां ब्रिटिश प्रशासन को मिले वैसे विधेयक का ही हम क्या करेंगे? हम विधानसभा के अंदर उसका विरोध करेंगे। अगला कार्यक्रम क्या है भाई? अगला कार्यक्रम किसान और मजदूरों के मुद्दों को उठाना, सिविल टू रेज द कंसर्न ऑफ द पीजेंट्री एंड द वर्कर्स कम्युनिटी। किसान और मजदूरों के मुद्दों को उठाना। सिविल लिबर्टीज कहते हैं आम जनता के नागरिक अधिकारों की वकालत करना। आम जनमानस के नागरिक अधिकारों का समर्थन करना। ये सारे कार्यक्रम क्या है? विधानसभा के अंदर जब सदन की कार्रवाई चलती है भाई, तो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, विंटर सेशन होता है, संसद के कई सारे सत्र होते हैं। जब सदन की कार्रवाई चलेगी, उस कार्रवाई के अंतर्गत ये जब असेंबली में बैठेंगे तो वहां पे इन सारे कार्यक्रमों को पालन करेंगे। जब सदन में नहीं रहेंगे तब क्या भाई? तो गैर परिवर्तनवादियों को आईना दिखाना चाहते हैं, और गैर परिवर्तनवादियों को गलत साबित करने के लिए कि आप हमारे ऊपर कौन सा इल्जाम लगा रहे थे? सत्ता सुख का इल्जाम लगा रहे थे। अरे जब सदन चलेगा भाई तो सदन में अंदर में रहकर के विरोध करेंगे, जब सदन नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? तो ऐसे समय में जो है गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द क्रिएटिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी।
अछूतो उद्धार की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात करेंगे, स्वदेशी की बात करेंगे, चरखा को बंटवाएंगे, खादी का प्रचार प्रसार करेंगे। इन सब कामों को करेंगे जब सभा का सत्र नहीं चल रहा होगा। इस उद्देश्य के साथ क्या होता है, इस उद्देश्य के साथ इस पार्टी का गठन होता है और इन सारे कार्यक्रमों के साथ ये करते हैं। 1923 में ही केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होता है और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में लगभग 101 सीट, फैक्चुअल डेटा आप लोग देख लीजिएगा, 101 सीटों में 42 सीटों को ये जीतते हैं। कुछ अन्य राइटरों के बुक्स में कुछ अन्य डेटा आपको मिल सकता है। भाई तो लगभग कितना, लगभग 40% सीट ये पार्टी के गठन के साथ ही मिल जाता है। 40% सीट मिलना आप समझ रहे हैं, एक नई पार्टी जो पहली बार चुनाव में आई और भारतीय पार्टी वो 40% सीटों को जीत गई। तो एक अविस्मरणीय जो कह सकते हैं, एक अभूतपूर्व विजय था इनका। बड़ी संख्या में स्वराजी जो है वो चुन करके विधानसभाओं में आते हैं। अब मुद्दे की बात यह है भाई, चुन करके आ गए तो इन्होंने किया क्या, इनकी उपलब्धियां क्या थी। तो अभी प्रश्न आप लोगों को लिखवाया गया, स्वराज पार्टी का गठन और उनके कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए इनको उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो आइए देखा जाए इनकी उपलब्धियां क्या है। तो अगला मुद्दा क्या है, उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। उपलब्धियां क्या है, तो पहली उपलब्धि क्या है, जिस कार्यक्रम के साथ आए थे, मतलब जिस उद्देश्य के साथ, जिस कार्यक्रम के साथ आए थे उसे इन्होंने किया भी। केंद्रीय विधानसभा से, केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं को, प्रांतीय विधान सभाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के मंच के रूप में प्रयोग करके ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उजागर किया, वास्तविक शोषणात्मक चरित्र को उजागर किया भाई, उजागर किया। पहली उपलब्धि क्या है, आम जनमानस में उनके वास्तविक जो है ना कथनी करनी में अंतर होना। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी पे चलने वाले लोग थे, तो असल में बहुमत में यही होते थे। अब भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में स्वराजी जो है वहां पर है, तो संसद में बहस होता है, संसद में बहस के दौरान जो है इनके असली चिट्ठे को खोलना शुरू करते हैं। अगली उपलब्धि क्या है, अगली उपलब्धि सर्वप्रथम वर्ष 1925 में एक भारतीय विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बैठे। अभी तक ये संभव ही नहीं हो पाया था कि भाई कोई भारतीय जो है केंद्रीय विधानसभा, आज का जो संसद है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय जो है वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जो है पदासीन हो। अगली उपलब्धि क्या है, अगली उपलब्धि जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, ऐसे सभी विधेयकों का विरोध करेंगे, शोषणात्मक नीतियों का विरोध करेंगे, इनके सभी विधेयकों का विरोध करेंगे जहां पे ब्रिटिश नौकरशाही अत्यधिक मजबूत हो रही हो। तो स्वराजियों के विरोध के कारण, स्वराजियों के विरोध के कारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, विरोध के कारण पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में लाया गया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, पास नहीं हो सका। ये भी इनकी उपलब्धि थी। पब्लिक सेफ्टी बिल से जो भी भारत में समाजवादी विचारों का उदय हो रहा था, साम्यवादी विचारों का जो उदय हो रहा था, मजदूर आंदोलनों को ये कुचल देना चाहते थे। अगला क्या है भाई, अगला जो है केंद्रीय विधानसभा का, केंद्रीय विधानसभा से, सभा में अपने कार्यों से आम जनमानस को राजनैतिक रूप से जन जागरूक किया। आज भी संसद भवन की कार्यवाही होती है, संसद भवन की कार्यवाही में क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से उनका रखता है,
अभी वो कौन चड्ढा थे भाई जिनसे परिणीति चोपड़ा ने शादी किया है? राघव चड्ढा ही शायद नाम है। संसद में उन्होंने कई सारे बड़े ही सशक्त जो है स्ट्रॉन्ग स्पीचेस के माध्यम से सेंसिटिव स्पीच को रेज किया था। मुद्दे की बात क्या है कि राजनीतिक जन जागरूकता का मंच क्या होता है? वो केंद्रीय विधानसभाएं होती हैं, आज उसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। उस जमाने में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। अगला क्या है? अगला फिर वही चीजें जो इनका प्रोग्राम्स रहता है। इन्होंने किसान और मजदूरों के मुद्दों को उठाया, इन्होंने जनता के जो अधिकार है उस मुद्दे को उठाया, राजनीतिक कैदियों के रिहाई की वकालत किया। ये क्या है? ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं। चलिए भाई, अब उपलब्धियों तक पर कोई डाउट है? उपलब्धियों तक पर कोई डाउट है या उपलब्धि तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया? यहां तक पे कोई डाउट है या क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये बेटा तो सही कर रहे हैं। कुछ लोग अशांति जो है वो ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। जो मैं तो आज तक कभी किसी को ब्लॉक नहीं करवाया हूं, बट जो बैच कोऑर्डिनेटर है, बैच कोऑर्डिनेटर क्लास को देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट राइटर है, वो जो भी मैं लिख रहा हूं उससे वो लिख रहे होते हैं। बैच कोऑर्डिनेटर को ना, ये मुझे पता चला संकल्प वाले बच्चे बड़े शरारती हैं। मैं भी अभी आपके मंच में नया ही हूँ, मुझे पता चला कि संकल्प वाले जो बच्चे हैं वो बड़े ही शरारती हैं। सारे नहीं है लेकिन उसमें कुछ जो है वो बड़े ही शरारती हैं। तो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, और जब क्लास में आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करेंगे कहां से समझ में आएगा? हाँ बेटा ठीक है, आप लोग का लव यू वाला मुझे कई बार जो है दिख गया मैसेज। लव यू ऑल। खूब मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब शिद्दत के साथ आप लोग जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। और जो कहा जाता है ना कि इतना अपने आप को मजबूत कीजिए, जो कहा जाता है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये जो समय आप लोग को मिला हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। साल 2 साल का जो समय रहता है, खूब शिद्दत के साथ की जो है अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइए, ठीक है? तो हम लोगों का प्यार, हम लोगों का स्नेह हमेशा अपने सभी छात्रों के साथ ऑलवेज जुड़ा हुआ है। स्नेह हमेशा अपने सभी छात्रों के साथ ऑलवेज जुड़ा हुआ है। आप लोग निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, ये हमेशा आशीर्वाद आप लोग के साथ रहता है। चलिए भाई, तो अब हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब ये इनकी उपलब्धियां हैं, तो उपलब्धियों के साथ साथ इनकी कुछ कमियां भी थी। इनकी कुछ कमियां भी थी। देयर वर सम सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ द स्वराज पार्टी, ऑफ द स्वराज पार्टी। अब कमियां क्या है भाई? ये सब होगा ये। अच्छा ठीक है, चलिए मैं वो करें। शुभम नाम है सर, करें पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बताइए। अभी मैं साइमन कमीशन शुरू करूंगा, तो साइमन कमीशन के बारे में एक एक्ट आएगा 1919 का एक्ट। कुछ छात्र बोलेंगे कि उसके बारे में बताइए। एक आध दो कमेंट मैंने कल देखा हुआ था कि सर जो है आप तो छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, आपने तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाया ही नहीं। आप बेटा जो समझने का प्रयास कीजिए ना कि मेरा परंपरागत शैली जैसे सब लोग हैं वैसे उसी स्टाइल को मैं फॉलो नहीं करता। फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरे अप्रोच को जरा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मेरा अप्रोच है कितनी आसानी से, कल मैं एक बच्चे का कमेंट देख रहा था, वो बच्चा बड़ी ही नामी गिरामी कोचिंगों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखे थे, और जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें आईफिल की संकल्प 2025 बैच में है, संकल्प 2025 या प्रहार 24 बैच के स्टूडेंट है। वो बच्चा नामी गिरामी कोचिंग से पढ़ चुका है, उसके बाद भी कह रहा है मुझे अभी तक जो है ये डिवीजन, मॉडर्न हिस्ट्री का डिवीजन ही नहीं समझ में आया। और ऐसे कोचिंगों का नाम लिखे थे जिसकी फीस 2.25 लाख रुपए है, 2.25 लाख रुपए, वहां से उस बच्चे को समझ में नहीं आया। आप बच्चों ये विश्वास कीजिए कि आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। मैंने पहले दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ 1947 जब पहुंच जाएंगे, अभी हम लोग 1923 पे हैं, 1947 पे पहुंचने के बाद लगभग 30 से 40% सिलेबस बचा है। उसके बाद आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, लगभग 3 क्लासेज उस पे होंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, लगभग 2 क्लासेज उस पे होगी। उसके बाद किसान और जनजातीय आंदोलन 1 क्लास उस पे होगा। उसके बाद ब्रिटिश भारत में मजदूर और साम्यवादी आंदोलन 1 क्लास उस पे होगा। उसके बाद ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय और विकास 1 क्लास उस पे होगा। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास लगभग 2 क्लास उस पे होगा। ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय लगभग 1 से 2 क्लास उस पे होगा। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास 1 क्लास उस पे होगा। ब्रिटिश भारत में प्रेस का विकास लगभग 1 से 1.5 क्लास उस पे होगा। आप जितना अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं बेटा, विश्वास मानिए कि हम लोग भी उतना ही आपके प्रति संवेदनशील हैं। आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। आप मेरे स्टाइल को समझिए, मेरे दृष्टिकोण को समझिए। अगर एक बार 1947 पे आप इस तरीके से पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर क्या है? ब्रिटिश भारत का, अंग्रेजों का भारतीय, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश इंडिया। अब पूरे ये आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, जमींदारी है, औद्योगिकरण है। ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था के 3 चरण है। अब मैं कहां भी इसे पढ़ा दूं, जैसा कि अन्य टीचरों ने पढ़ाया हुआ है। पहला चरण 1757 से 1813 है, दूसरा चरण 1813 से 1857 है, तीसरा चरण 1858 से 1947 है। अब जब 1947 तक आप खत्म कर लिए हैं तो मैं कुछ भी उदाहरण दूंगा, सारा उदाहरण आपको ग्रेस्पिंग होगा। अब जब अर्थव्यवस्था का शोषण आप समझ जाएंगे और उसी समय में किसान आंदोलन करा दूंगा, जैसे ही अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया था, धन का निर्गमन ही तो किए थे। जैसे ये टॉपिक खत्म किए कि धन के निर्गमन से इतना शोषण कर लिया, भू राजस्व के बदले में बहु बेटियों को लेकर के चले गए, वैसे तुरंत अगर मैं
किसान आंदोलन शुरू करूंगा तो आप भावनात्मक रूप से उस टॉपिक से जुड़ जाएंगे। अरे हाँ, शोषण हुआ, तुरंत किसान आंदोलन हुआ, आदिवासी आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। इसे कहते हैं साइंटिफिक वे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग मुद्दे की तरफ आते हैं। कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है, ये सारी चीजें अभी आपकी आगे वाले टॉपिक में कवर होगा। ठीक है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दो। ठीक है बेटा ना, तो वक्त आने दो। ठीक है ना, तो कुछ भी आप लोगों का छूट नहीं रहा है, विश्वास मानिए और आइए टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए भाई, तो कमियां क्या है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की कमियां क्या है? तो पहली कमी क्या है? पहली कमी जो है, स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाए। पहले जीवन का मतलब ही होता है ना, जीवन का मतलब ही होता है सामंजस्य, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस को डेवलप करना। कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया भाई, गैर परिवर्तनवादियों से मतभेद हुआ, अब एक अलग पार्टी के रूप में आए, तो इनके कुछ कोalition पार्टनर्स रहते हैं, कोalition पार्टनर से वैचारिक मतभेद होता है और संबंधों को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो सबसे बड़ी कमी इनकी क्या है? ये कमी है। अगली कमी क्या है? तो केवल समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी विचारधारा का आम जनमानस तक प्रचार प्रसार किया। अब क्या है भाई, जब सदन नहीं चल रहा होता है, कहे थे ना गांधी जी के सकारात्मक कार्यक्रम का हम प्रचार प्रसार करेंगे, गांव-गांव नहीं जाते हैं, समाचार पत्रों में ये छपवाते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, चरखा अपनाओ, खादी अपनाओ। There was not any direct association with the common public domain. This was the something major drawbacks of the स्वराज पार्टी। अगला क्या है भाई? तो अगली कमी जो है, आगे चलकर सत्ता, सुख और शक्ति को अपना लिए। जो एक कहावत कहा जाता है ना कि धुआं वहीं पे होता है जहां पे चिंगारी होती है, धुआं वहीं पर होता है जहां पर आग होता है। आलोचना जो किया गया था वो कुछ ना कुछ जो है वो सोच समझ के किए थे कि भाई कौन है, चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू को जानते हैं, मोतीलाल नेहरू कौन है? They all were from the elite section of the society, बहुत बड़े one of the richest family से रहते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लाया तो इन्होंने क्या किया भाई, सबको विश्वास था गांधी जी 1 साल में स्वराज दिलवा देंगे। इन लोगों ने अपनी वकालत से, they were the leading lawyers of our country and they had the lucrative practices, हमारे देश के अग्रणी वकील थे और धनाढ्य बहुत ज्यादा इन लोग की इनकम थी। अब भाई नौकरी जा चुकी है, ये त्यागपत्र दे चुके हैं, तो जो गैर परिवर्तनवादी थे वो ये आरोप जो किए थे, जो आलोचना लगाए थे, वो इसीलिए लगाए थे। असल में लब्बो लुबाब की जीवन शैली, उस जमाने में हवेलियां थी भाई इन लोगों के पास। चले जाइए, इलाहाबाद के जो बच्चे हैं आनंद भवन देखे होंगे, तो जो आलोचना था उस आलोचना का कुछ ना कुछ आधार, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जो उनका शक था कि आप कह कुछ रहे हैं और निशाना आपका कहीं दूसरे जगह पे है, वो आगे के वर्षों में क्या हुआ, आगे के वर्षों में सही साबित हुआ। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है, विधानसभा में भागीदारी से स्वराजी आम जनमानस से नहीं जुड़ पाए। तो क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि हर धर्म से, हर जाति से, हर वर्ग से आपको जुड़े रहना है। परंतु क्या है भाई, जो उन्होंने आलोचना किया था कुछ वही उभर करके आया, वही पुराना तेरा बहाना। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब आम जनता से जुड़िए भाई ना, गांधी जी का तृतीय चरण है, ये कोई नरमपंथी और धर्मपंथी चरण नहीं है। गांधीवादी युग का मतलब ये है कि गांधी जी गांव-गांव गए थे, गांव के आम जनता से जुड़े थे। गांधी जी का दर्शन ही क्या था? अनटू द लास्ट था। एंड यू आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट एसोसिएशन विद द कॉमन पब्लिक डोमेन। इज दिस समथिंग द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल? क्या यही राष्ट्रीय आंदोलन है कि आप, राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मुद्दा आम जनमानस है, आम जनमानस से आप जुड़ ही नहीं रहे हैं, केवल समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं? ये क्या है? इनकी कमियां हैं।
बताते हैं पतन कैसे हुआ, स्वराज पार्टी का पतन कैसे हुआ। व्हाट वेयर द फैक्टर्स विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का पतन का कोई एक कारण नहीं है। जो कहा जाता है ना कि जो पथ प्रदर्शक है, जो मसीहा है, अगर जीवन में वही नहीं रहा तो फिर वो दिशा और वो आशा का जो पुंज है वो बुझ जाता है। स्वराज पार्टी का पथ प्रदर्शक कौन था भाई? पथ प्रदर्शक सीआर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। पतन का पहला कारण क्या हो गया भाई? पतन का पहला कारण 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में चितरंजन दास की मृत्यु। अब मसीहा ही नहीं रहा जो रास्ता, वहां पे भी आपने देखा था होम रूल आंदोलन में। होम रूल आंदोलन में तिलक जी कहां पे चले गए? तिलक जी जो है मानहानि के मुकदमे में वैलेंटाइन सिरोल का जो मुकदमा रहता है, वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी इंडियाज अनरेस्ट, इंडियाज एपोस्ट्रोफियस लगाया, भारत में अशांति का कारक कौन है, तो उसने तिलक जी को माना था। तिलक जी ने मानहानि का, मैंने बताया था, तिलक जी मास्टर इन हिस्ट्री एंड एलएलबी थे, वकील थे भाई। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया, ब्रिटेन चले गए। उस जमाने में हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी, पानी के जहाज से जाना था। हवाई जहाज की सुविधा शुरू हो गया था लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो फैसिलिटी नहीं थी। अभी भी भाई हवाई जहाज जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है अभी कुछ साल पहले शुरू हुए हैं। ब्रिटेन तो मान लीजिए ठीक है, भारत से अमेरिका की नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है नहीं थी, कहीं ना कहीं वाया होकर के जाना पड़ता। तो 3 से 4 महीना तो एक तरफ से जाने में लगता था, 3 से 4 महीना एक तरफ से आने में लगता था। चले गए, होम रूल आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। वैसे ही क्या हुआ, चितरंजन दास मर गए, मरने के साथ ही क्या हुआ, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। चितरंजन दास के मरने के बाद क्या हुआ, जो पार्टी पे नियंत्रण था वो नियंत्रण धीरे धीरे शिथिल होने लगा। सारे के सारे नेता आदर्शवादी थोड़ी होते हैं भाई। अब जब सत्ता सुख में डूबते हुए देखे, अगले साल क्या हुआ, अगले साल 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी छोड़ दिया, स्वराज पार्टी छोड़ दिया, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो है स्वराज पार्टी का पतन हो गया। अगला कारण क्या है भाई? तो अगला कारण जो है, गांधी जी जेल में 1922 में चले गए थे। खराब स्वास्थ्य के आधार पर, खराब स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को 1924 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रिटिश इंप्रिजनमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द बैड हेल्थ फ्रॉम ब्रिटिश जेल इन 1924। अब जो इतना स्वराज पार्टी का मोमेंटम हुआ था, जो इतना स्वराज पार्टी की लोकप्रियता मिली थी, क्यों मिली थी भाई? क्योंकि जो राष्ट्रीय नामी गांधीवादी युग है, गांधी जी जेल में थे। अब गांधी जी के सामने किसकी हैसियत थी कि भाई खड़ा भी हो जाए? खास करके इन महादेवों की जो समाचार पत्रों से ही बस केवल लंबी लंबी बातें कर रहे थे। गांधी जी को आम जनता की नब्ज पता थी। गांधी जी का पूरा राजनीतिक जीवन ही त्याग का जीवन था, इसलिए आम जनता उनके पीछे चलती थी। जैसे ही गांधी जी रिहा हो गए, अब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी नहीं थे, तब तक आप लोग की रोजी रोटी चल रही थी। गांधी जी आ गए, अब कौन पूछने वाला है? स्वराज पार्टी का पतन हो गया। अगला पतन का कारण मैंने बताया ही, कुछ नेता जो है, कुछ नेता सत्ता सुख और सामाजिक कर्तव्यों से विमुख हो गए थे, इसलिए भी इनका पतन हो गया। तो चलिए भाई, दैट्स ऑल फ्रॉम द स्वराज पार्टी। राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी में इतना ही, आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साइमन कमीशन का गठन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साइमन कमीशन क्या है? तो 2 प्रश्न है। साइमन कमीशन से जुड़े हुए 3-4 प्री के प्रश्न देख लीजिए। पहला प्री का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, कभी कभी सुने हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो घातक होता है। प्रश्न पढ़िए तो होशो हवास में पढ़िए, ऐसा ना हो कि हाँ साइमन कमीशन है बस निकल गए। कई सारे प्रश्न अगल बगल से पूछे। गठन एक अलग मुद्दा है, भारत आगमन ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, गठन 27 में हुआ, आगमन जो है 28 में हुआ।
साइमन कमीशन, अगला प्रश्न है कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य 7 थे। अगला प्रश्न है कुल 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था। पूछेगा कितने भारतीय थे? तो कोई भी भारतीय नहीं था। अगला क्या है? अगला इन सदस्यों में आजकल एक नया प्रश्न पूछ रहा है, लॉर्ड एटली भी एक सदस्य रहते हैं। वही आगे चल के ब्रिटेन का, भारत की स्वतंत्रता के समय में प्रधानमंत्री यही एटली ही रहते हैं। लॉर्ड एटली, he was the member of the Simon Commission and in the later years he became the Prime Minister of Britain। चलिए कुल 7 सदस्य, कोई भी भारतीय नहीं था, एक सदस्य एटली थे जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है कुल कितनी बार, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, कुल कितनी बार भारत आगमन हुआ? भारत आगमन हुआ 2 बार। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया। ये सब परंपरागत प्रश्न है, ये सब 25 साल 30 साल पहले भी पूछे गए हैं। ये कुछ नए प्रश्न है। रिपोर्ट कितनी बार भारत आगमन हुआ? 2 बार हुआ। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1930 में किया। ठीक है, अगला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रिपोर्ट 1930 में इन्होंने प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के आधार पर कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुआ भाई? तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 ईस्वी में हुआ। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर अगला प्रश्न, पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया जाए भाई। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र जारी हुआ कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ। हमारे यहाँ पर भी जो सरकारी दस्तावेज हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को व्हाइट पेपर कहा जाता है। हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित है। ब्रिटेन में किसी भी सरकारी दस्तावेज को व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र कहा जाता है। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों का जो निष्कर्ष था, इस आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ। और वही जो व्हाइट पेपर 1933 का है, यही क्या है भाई? तो अंतिम प्रश्न, तो यही जो है श्वेत पत्र जो है, ये क्या बना? ये श्वेत पत्र 1935 के अधिनियम का आधार बना। अधिनियम का आधार बना। कुल 9 प्रश्न इस टॉपिक से प्री में बनते हैं। वो 9 प्रश्न क्या है? वो 9 प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ वो किया। अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन के गठन के, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? What was the objectives of the formation of Simon Commission? 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात इसकी प्रगति की समीक्षा किया जाएगा। इसकी प्रगति की समीक्षा किया जाएगा। The something it was the provision in the Act of 1990 to review the progress of the Act of 1919। 1919 का अधिनियम द्वैध शासन आया था भाई। उसमें एक क्लॉज था, उसमें एक प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद ये कितना सफल भारत में रहा, उसकी समीक्षा की जाएगी। और इसी समीक्षा के उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसी समीक्षा के उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि 10 वर्ष के पश्चात गठन होना था। 1919 का अधिनियम मतलब 1929 में इसका गठन होना चाहिए था, परंतु गठन कब हो गया? गठन जो है 1927 में हो गया। अब प्रश्न यही है कि समय से पूर्व साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ? ठीक है, तो अगला मुद्दा क्या है कि साइमन कमीशन का गठन निर्धारित
समय से पूर्व ही क्यों हो गया? क्यों हो गया? वाई द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड बिफोर द शेड्यूल टाइम सिनेरियो? भाई 1929 में गठन होना था, 1927 में ही गठन क्यों हो गया? कान खोल के सुनिएगा। ब्रिटेन में दो पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन में दो पार्टी व्यवस्था। दो पार्टी व्यवस्था में एक पार्टी कौन सी है? एक पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी जो है लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी है। ब्रिटेन में शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन में शासन कंजर्वेटिव पार्टी कर रही थी। देखिए, आप लोग गलतफहमी में रहते हैं, आम जनता गलतफहमी में रहती है, अगले साल सरकार किसका आएगा। राजनीतिक पार्टियों को हवा का रुख पहले से ही पता होता है, ठीक है? राजनीतिक पार्टियों को हवा का रुख पहले से पता होता है, बड़ी बड़ी बातें वो लोग करते रहते हैं, पता होता है कौन जीतेगा। अब भाई क्या है, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा विश्वास हो गया था कि अगले चुनाव में कौन आएगा? अगले चुनाव में लेबर पार्टी आएगी। लेबर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति, नाम ही लेबर है भाई ना, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखती थी, सहानुभूति, सिंपैथी रखता था। कंजर्वेटिव पार्टी को लगता है कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई अगले चुनाव में, ये क्या करेगी? ये भारतीयों के पक्ष में बहुत कुछ दे देंगे। इसलिए क्या होता है, इसलिए 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है, ठीक है? आइए भाई, अब क्या होता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन और विरोध। साइमन कमीशन का भारत आगमन और विरोध। कल भी मैंने आप लोग से चर्चा किया था, कोई भी आता था तो वो कहां पे आता था? कोई भी आता था तो वो सबसे पहले जो है बंबई में आता था। कहां पर? बंबई में आता था। जैसे ही साइमन कमीशन कहां पे आता है, ये भी प्रश्न पूछा गया, साइमन कमीशन कहां पहुंचा था? तो एज सून साइमन कमीशन रीच्ड इन मुंबई, अ मास प्रोटेस्ट वेलकम टू साइमन कमीशन। जैसे ही बंबई में आते हैं, क्या होता है? दुकानें बंद रहती हैं, मजदूर हड़ताल पे रहते हैं, काले झंडे के साथ इनका स्वागत किया जाता है। सिंघम मूवी में जयकांत सिकरे का वो स्टाइल याद है ना, वेलकम इन गोवा। जब गांव से सिंघम जो है पोस्टिंग होती है गोवा में, सबका अपना अपना जो है स्वागत करने का तरीका होता है। भारतीयों का तरीका क्या होता है? साइमन कमीशन को भारत आने के साथ ही क्या होता है? भारत आने के साथ ही काले झंडे दिखाए जाते हैं। जहां जहां भी ये जाते हैं, जहां से फिर पुणे जाते हैं, कल वाली क्लास में मैंने कहा था कि मुंबई से पुणे वाले हाईवे पे जाएंगे, उसी हाईवे पे खंडाला है, फिर लोनावाला है। लोनावाला से जब आगे बढ़ेंगे पुणे तक, अधिकांश रूट पे रेलवे लाइन और जो सड़क मार्ग है और रेल मार्ग वो पैरेलल और बड़ा नजदीक चलता है, और बड़ा ही सुहावना वो है। साइमन कमीशन मुंबई से, कल आपने देखा था उनको प्रिंस ऑफ वेल्स भी मुंबई से कहां गए थे? पुणे गए थे। मुंबई से पुणे जा रहे होते तो भारतीयों ने एक ट्रक किया हुआ था, जैसे ही साइमन कमीशन खिड़की खोलते से उस ट्रक पे से काला झंडा दिखा दिया जाता था। साइमन कमीशन इसके बाद फिर कहां जाते हैं? लखनऊ जाते हैं, लाहौर जाते हैं, और भी देश के विभिन्न भागों में जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी कहां का है? लखनऊ का है। अभी क्या थे भाई? अभी नए नए नेता के रूप में उभर रहे होते हैं। मोतीलाल नेहरू को आप भाई देख रहे हैं। मोतीलाल नेहरू एक वेटरन लीडर है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है वो बड़े पिलर हैं। स्वराज पार्टी में भी आपने देखा, 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी देखा। जवाहरलाल नेहरू अभी क्या रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू युवा नेता रहते हैं। जवाहरलाल कहां से पढ़े थे, जरा कोई बताइए तो? जवाहरलाल नेहरू किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, किसी को पता है? बड़े ही सम्मानित नेता है भाई, देश आजाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। नेहरूवादी युग ही कहा जाता है, नेहरूवियन एरा ही कहा जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी नए युवा नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के युवा नेता के रूप में रहते हैं। चलिए भाई, कम से कम किसी को तो पता है। कैम्ब्रिज से कुछ जेएनयू बता रहे हैं, महान आत्माएं भी हैं, बीएचयू बता रहे हैं आवास, कैम्ब्रिज से पढ़े थे। कैम्ब्रिज में इनके चर्चे बड़े आम रहते हैं भाई, क्योंकि भारत को ये लोग व्हाइट मैन बर्डन थोड़ी नस्ली आधार पर भेदभाव करते थे। यू द ब्लडी इंडियंस, ये कुछ इस तरीके से इनका तकिया कलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, इन भावना से देखते थे। इनके किस्से भी सुने होंगे, कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां जो हैं वो हैं, ठीक है। किंवदंतियां में
में क्या रहती है, कुछ ऐसी कहानियां इनके बारे में है कि इनका कपड़ा प्रेस होने के लिए भारत आता था, किंवदंतियां हैं भाई। कुछ ऐसी वो है, कैम्ब्रिज के एक बार किसी ब्रिटिश छात्र ने इनको नस्लीय टिप्पणी किया था, पैदल ही आते जाते थे, इन्होंने कार की मांग रखी थी कि एक कार हो जाए, कार से आना जाना रहे। मैंने अभी कहा कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग धनाढ्य वर्ग से पिताजी को बोले कि कार की जरूरत है। कैम्ब्रिज के हर दरवाजे पर जो हर गेट रहता है वहां पे, फिर से मैं कह रहा हूं, कुछ कहानियां किंवदंतियां हैं। हर गेट पर क्या होता है, हर गेट पर कार खड़ी की जाती है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये कैम्ब्रिज के दिनों से ही ब्रिटेन में बड़ी सुर्खियां पाए हुए थे। अब क्या है भाई, अब यहां पर भारतीय राजनीति में अपने हाथ पैर आजमा रहे हैं। मोतीलाल नेहरू के बड़े ही क्लोज फ्रेंड रहते हैं गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के, चूंकि मोतीलाल नेहरू के इलाहाबाद से ही रहते हैं, प्रयागराज से ही रहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत आगे चल करके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। गोविंद वल्लभ पंत साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लखनऊ जा रहे होते हैं, ये अभी युवा रहते हैं। मोतीलाल नेहरू कहते हैं जवाहर को भी साथ में लेके जाइए और इनका ध्यान दीजिएगा। वहीं पे लखनऊ में लाठीचार्ज हो जाता है, इनको पहचान जाते हैं कि यही कैम्ब्रिज वाले हैं, और बड़े जम के इनको जो है, जो कहा जाता है तबीयत से इनकी पिटाई होती है। साइमन का विरोध क्या है, साइमन के विरोध में ये बलिदानियां, ये त्याग भारतीय नेताओं ने दिया था। अगली कहानी पंजाब की है भाई। पंजाब में शेरे पंजाब कहा जाता था। शेरे पंजाब कौन थे, लाला लाजपत राय थे। लाल बाल पाल अपना एक युग हुआ करता था। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को दुनिया छोड़ के चले गए थे। अक्टूबर का महीना रहता है, साइमन का विरोध देशव्यापी था। पंजाब का लोकेशन है। अब ये बूढ़े शेर हो चले भाई, एक युग, इन लोग का युग समाप्त हुआ, एक जमाना बीत गया था। लाला लाजपत राय अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहा जाता था, शेरे पंजाब, बूढ़ा शेर कहा जाता था। बूढ़ा है तो क्या हुआ, शेर है। बुढ़ौती में आप समझ रहे हैं, बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। स्वास्थ्य, लाला साहब का स्वास्थ्य खराब होता है, परंतु साइमन का विरोध जो है, पहले से ही योजना रहती है कि पंजाब में उनका विरोध करना है। सारे कार्यकर्ता जो रहते हैं उत्साह में रहते हैं। लाला साहब को लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो शिथिल हो जाएगा। तबीयत खराब होने के बाद भी लाला साहब जाते हैं और वहां पर पुलिस लाठीचार्ज में, क्योंकि भाई एक स्तंभ रहते हैं, इनको भी बर्बर तरीके से पीटा गया, और बर्बर तरीके से पीटा गया तो लाला साहब घायल हुए। लाला साहब के बड़े ही क्लोज फ्रेंड, अगर आपको 1905-6 याद आ रहा है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का पंजाब में प्रसार लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, और अजीत सिंह और लाला साहब बड़े ही क्लोज फ्रेंड थे। इनको इतने बर्बर तरीके से पीटा गया कि लाला साहब का बड़ा ही कालजयी कथन करते हैं, हमारे सिर के ऊपर पड़े हुए हर एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। लाला साहब की मृत्यु होती है। हालांकि भगत सिंह ने इसका बदला लिया और सैंडर्स को गोली मार दिया गया। अब साइमन कमीशन का विरोध देशव्यापी है, इसको देखते हुए क्या होता है भाई, तो कहानी में अब ट्विस्ट आता है। भारत सचिव कौन है, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड है। कौन है, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड है। लॉर्ड बर्केनहेड ने क्या किया, लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया, भारतीयों को चुनौती दिया। ये चुनौती क्या था, अपना खुद का संविधान, अपना खुद का संविधान बनाओ जो कि सभी दलों के द्वारा स्वीकृत हो, सभी दलों के द्वारा स्वीकृत हो। इस चुनौती को क्या होता है, इस चुनौती को भारतीय स्वीकार करते हैं, भारतीय स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके क्या होगा, स्वीकार करके सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्योंकि अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया, वहां पे जो जज गांधी जी को सजा दिए थे उनका नाम रूजफील्ड है, यहाँ पे सचिव बर्किन बॉब जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ पे सचिव कौन है, यहाँ पे सचिव बर्किनहेड है। बर्किनहेड ने कहा कि भाई साइमन कमीशन का जब इतना विरोध आप लोग कर रहे हैं, पूरा देशव्यापी विरोध है, इतना जब विरोध आप लोग कर रहे हैं, इतना नफरत है, आप खुद का अपना संविधान बना लो। भारत सचिव ही भारत के मामले के लिए जिम्मेदार था भाई ना, 1858 का एक्ट। कहते हैं खुद का अपना एक संविधान बना लो, और ये संविधान क्या होना चाहिए, ये संविधान भारत की सभी पार्टियों के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। भारतीय भी क्या है, भारतीय भी तू डाल तो मैं बात बात वाले हैं। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में सर्वदलीय सभी दलों का सम्मेलन बुलाया जाता है। सभी दलों का सम्मेलन बुला करके ये लोग क्या करते हैं, अपना एक संविधान प्रस्तुत करते हैं। कहां पे प्रस्तुत किए थे, दिल्ली में किए थे, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके निर्देशन में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। कब प्रस्तुत किया गया था, 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अब मुद्दे की बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट के मुख्य प्रावधान क्या है। अगला मुद्दे की बात क्या है कि नेहरू रिपोर्ट के मुख्य
प्रावधान क्या है? दो मुख्य प्रावधान है। पहला क्या है? पहला डोमिनियन स्टेटस है, डोमिनियन स्टेटस है, और दूसरा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध है। चलिए भाई, स्वराज पार्टी तक मैंने आप लोग से पूछ लिया था कि कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दो मुद्दा हम लोगों ने देखा। पहला मुद्दा जो है साइमन कमीशन, दूसरा मुद्दा नेहरू रिपोर्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पे अगर कोई भी दुविधा है तो फटाफट पूछ लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट्स रिगार्डिंग द साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट, राइट नाउ यू हैव द वेवर टू रेज योर क्वेश्चन। सही में ना कुछ उसी के काबिल है, कुछ को ना तो ब्लॉक ही कर देना चाहिए ना। दो चार ब्लॉक हो जाए ना, दो चार ब्लॉक होने के बाद दूसरे सब जो है वो सब शुद्ध हो जाएंगे। मतलब एक हद होती है, एक मर्यादा होता है, छात्र की भी एक मर्यादा होती है। हर चीज की एक, पता नहीं कौन कह रहा है मेरे बड़ी को मत बिगाड़ो, ये सब न जाने कौन सा पढ़ने आए हुए हैं कि यहाँ पे क्या कहा जाए। ये जितने भी इधर उधर की बातचीत करते हैं ना, उनको सही में ब्लॉक करना चाहिए। एक कह रहा है कि इंडिया का क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच है तो क्या करूं, छुट्टी कर दिया जाए? चलिए भाई, ये वाले ना जो ये सब है ना, जो आपस में अपना जो, उसको मैं कहता हूँ मिले सुर मेरा तुम्हारा वाले, सुधर जाइए। नहीं तो बेटा अभी ये कोई लड़की थी ना, वो कह रही कि उज्जवल नाम का, कि उनको जो है अनब्लॉक करवाइए। आइए, अब नेहरू रिपोर्ट में क्या है? नेहरू रिपोर्ट की मुख्य दो बातें हैं, डोमिनियन स्टेटस है और अगला सांप्रदायिक निर्वाचन का। नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या है? नेहरू रिपोर्ट का मतलब अंतिम बार ये जो है 1905 में ही स्वराज कहा गया था, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। अंतिम बार डोमिनियन स्टेटस की बात कही जा रही है। अब कान खोल के सुनिएगा कि ये डोमिनियन स्टेटस है क्या। तो साइमन कमीशन तो एक समूह था, तो अरे कमीशन था भाई, 7 लोग थे ना, वो 7 लोग जो है वहां के संसद के सदस्य रहते हैं। तो वो जो है यहाँ पर आए हुए रहते हैं और 2 बार आए हुए रहते हैं भारत के लोगों का मूड देखने के लिए कि संविधान पर इनका क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो आइए डोमिनियन स्टेटस को समझिए। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था, कि शासन वहां की जनता करेगी। गवर्नर जनरल के पास क्या होगा? वीटो की शक्ति होगी। 2 तरीके की लिस्ट होता है, एक ट्रांसफरेबल लिस्ट होता है, दूसरा रिजर्व लिस्ट होता है। एक हस्तांतरित विषय होता है, दूसरा जो है रिजर्व को हिंदी में क्या बोलेंगे? रिजर्व मतलब रिजर्व जो वायसराय अपने लिए रखा हुआ है। तो इनकी भी ये मांग रहती है कि भारत का शासन भारतीयों को करने दो, और वायसराय क्या रहेगा? रेगुलेटरी रहेगा। जो भी नियम तय किया गया, अगर उससे उनको अलग लगेगा कि शासन कुछ इधर उधर जा रहा है, और वीटो लगा लीजिएगा। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने भी कौरवों की सभा में क्या कहा था? कौरवों की सभा में कहा था ना कि न्याय करो तो आधा दो, नहीं तो दे दो केवल 5 गांव। पांडवों की बात करने गए थे तो क्या बोले थे? न्याय करो तो आधा दो, नहीं तो दे दो केवल 5 गांव। यहां पर नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया? कहा गया भाई कि न्याय संगत तो ये होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, परंतु आप अंग्रेजों से आशा करना बेईमानी है। न्याय करो तो आधा दो, नहीं तो दे दो केवल 5 गांव। तो न्याय करो तो पूर्ण स्वतंत्रता दो, नहीं तो दे दो केवल डोमिनियन स्टेटस। हम उसी में खुशी से समथिंग है ना, खुशी से रहेंगे, पंजन पे पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, मैत्री का यश वह ले ना सका। भारत तो समाधान चाह रहा था भाई, डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम अभी के लिए क्या हो जाएंगे? अभी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसकी तीव्रता जो है वो शांत हो जाएगी। दुर्योधन यहाँ पे कौन है? दुर्योधन यहाँ पे अंग्रेजी शासन है। अंग्रेजी शासन ये डोमिनियन स्टेटस भी दे ना सका, मैत्री का यश वह ले ना सका। भगवान कृष्ण ललकारते हैं, अब गांधी जी ललकारेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, तो मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ पर देश का जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर विभाजन की तरफ न बढ़ जाए, इसलिए इसका विरोध किया गया। इसमें कहा गया कि जहां पे मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है, मतलब माइनॉरिटी में है, वहां पे इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाए। परंतु जहां पे मुस्लिम समुदाय मेजॉरिटी में है, जैसे पूर्वी बंगाल में, जहां पे ये मेजॉरिटी में है, वहां पे क्या किया जाए? वहां पे सांप्रदायिक निर्वाचन, उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट की मुख्य प्रावधान। अब यहीं से क्या होता है? यहीं से जिन्ना जी जो है वो अलग सुर अलापना शुरू करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट पे जो है जिन्ना समर्थन नहीं देते हैं। नेहरू रिपोर्ट सर्वदलीय सम्मेलन था, जिन्ना ने समर्थन नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया। अब क्या हो जाएगा? अगला मुद्दा जो है जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, 14 पॉइंट्स डिमांड्स ऑफ जिन्ना। जिन्ना जी जो है वो नेहरू रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कहते हैं भाई मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन है आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, अलग हो जाते हैं। 14 सूत्री मांग रखते हैं। इसमें 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए, तो फटाफट नोट कर लीजिए। लिखिए
4-5 पॉइंट फटाफट नोट कर लीजिए। लिखिए, नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना संतुष्ट नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना संतुष्ट नहीं थे तथा उन्होंने पृथक रूप से 14 सूत्रीय मांग रखा, जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। डैश देकर के लाइन चेंज कर लीजिए, 1 2 3 के फॉर्मेट में आइए। पहला लिखिए, संघीय संविधान की स्थापना। 14 सूत्री मांग में मुख्य प्रावधान जो है, पहला संघीय संविधान की रचना। अगला जो है प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरा जो है प्रांतीय स्वायत्तता। अगला जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को संरक्षित करना, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को संरक्षित करना। आपको ब्लॉक करने का अधिकार है, आप ब्लॉक यहां से कर सकते हैं। आप बताइए बेटा, कोकिल आपको ब्लॉक करवा दिया जाए? अभी मत कीजिए, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, एकदम से ना परेशान आत्मा दिख रही है। आपको बेटा ब्लॉक करवा दिया जाए? यहीं पे बैठे स्टूडियो वाले भैया बैठे, एक बार बोलूंगा तुरंत हो जाएंगे। अभी मत कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, केंद्रीय विधानसभाओं में मुस्लिम समुदाय को एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाना। सब कह रहे कर दीजिए सर, आप लोग सुधर जाइए, समझ रहे हैं ना? 2 ही 4 मैं कह रहा हूं, 2 ही 4 है जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो समझाया जाता है, पता नहीं कौन सी दुनिया वाले हैं भाई ना, उनकी कहानी खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, अगला लिखिए, पृथक निर्वाचन। अगला मुख्य प्रावधान पृथक निर्वाचन। अगला है प्रांतों में मुस्लिम हितों को सुरक्षित किया जाना। अगला है सांप्रदायिक वीटो का अधिकार। अगला है बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग किया जाना। अगला है मुस्लिमों को संवैधानिक सुरक्षा दिया जाना। इत्यादि कर लीजिए। 14 वो कभी याद भी नहीं होगा, इत्यादि कर लीजिए। आइए भाई, आज का जो अंतिम मुद्दा है गांधी जी का अल्टीमेटम को क्या हिंदी में बोलेंगे? गांधी जी का अल्टीमेटम मतलब क्या होता है? एक निश्चित सीमा दिया जाना होता है। गांधी जी का, अब क्या बोला जाए? गांधी जी का कुछ बताइए, आप लोग अल्टीमेटम को क्या कहते हैं? गांधी जी का अल्टीमेटम और गांधी जी का 1 वर्ष की समय सीमा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए भाई, तो इसी टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे? इसी टॉपिक से हम लोग जो है कल की कहानी को शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, फिर कल हम लोग आते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी समय पर, इसी मंच पर। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आलू ले 5 किलो आलू, 10 किलो टमाटर, 5 किलो आलू, 10 किलो टमाटर, और 2 किलो बड़ी मिर्चा, और आधा किलो मिर्चा, एक पाव दे दीजिए, एक पाव और धनिया, हाँ, सब्जी नहीं देगा, कटहल भी बना।